नमस्कार दोस्तों, इंडोविजन सर्विसेज की नेटवर्किंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है पंकज सोनी। तो आज हम इंडोविजन की नेटवर्किंग क्लासेस में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट, आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट, advantages and disadvantages of internet, and then conclusion. Then domain name system, why we use DNS, how does it exist, how DNS work, internet access techniques, wireless, advantages of and disadvantages of Wi-Fi or wireless fidelity, social networking sites, video calling and conferencing, virus and antivirus. So let's move to the first slide. इंटरनेट इंट्रोडक्शन। इंटरनेट एक ऐसा शब्द जिसके बिना हम आज आधुनिक ज़माने में किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इवन आप अभी जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं ये विद हेल्प ऑफ इंटरनेट ही देख पा रहे हैं। आज हम जो भी काम करते हैं मोबाइल्स, बैंकिंग से लेकर स्कूल, कॉलेजेस, बैंक, ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन परचेजिंग, जो भी काम हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ही कर पा रहे हैं। तो कुछ इंट्रोडक्शन इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट जिसके बिना हम आज कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना होता है जिसका मतलब होता है समटाइम्स इट इज कॉल्ड नेट। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है इंटरनेटवर्क, इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। यह कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा जाल होता है जिसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड, जिसमें वैश्विक या भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जिसमें हम कनेक्टेड कंप्यूटर्स के बीच में या कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच में वो डिवाइसेस कुछ भी हो सकती हैं, वेदर इट इज़ लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट या एनी हैंडहेल्ड डिवाइस हो सकती हैं, जिसके माध्यम से हम अपने डेटा, रिसोर्सेस को, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या कोई भी सर्विसेज को शेयर करते हैं। कुछ इस प्रकार इसका फिगर है कि हम इंटरनेट से कैसे कनेक्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे लोकल स्तर पर एक ISP के द्वारा हमें इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वे हमारे कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि हम जनरल यूजेस में यूज़ करते हैं एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL, MTNL या अदर कोई प्रोवाइडर हो सकता है, जिसके द्वारा हम अपने घरों में एक नॉर्मल कनेक्शन लेते हैं। फिर हम उस कनेक्शन को अपने मॉडेम, घर में लगे मॉडेम से कनेक्ट करते हैं और वो उस मॉडेम या राउटर की मदद से हम डिफरेंट प्रकार की डिवाइसेस को अपने आप से इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं और हम इंटरनेट का उपयोग कर पाते हैं। और इसमें बात रही हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर करने की, तो हम उनमें डिफरेंट प्रकार के एक कंप्यूटर से मल्टीपल प्रिंटर कनेक्ट किए जा सकते हैं या मल्टीपल प्रिंटर्स को, एक प्रिंटर को मल्टीपल कंप्यूटर के साथ शेयर किया जा सकता है, या कोई एक डिवाइस जो कि शेयरेबल डिवाइस होती है उसे किसी एक स्थान पर लगाकर मल्टीपल लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज ओरिजिनेटेड। इंटरनेट की उत्पत्ति 1969 में 1969 के दशक में मानी जाती है, जब ARPANET के द्वारा, जिसका पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक सुरक्षा या आर्मी डिफेंस एकेडमी है, जिसके द्वारा इसकी ज़रूरत होने पर जब उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन दो लोगों के बीच में या किन्हीं भी दो डिवाइसेस के बीच में शेयर करना हुआ तो उन्होंने इस चीज़ की उत्पत्ति की, जिसका मूल उद्देश्य था कि दो गवर्नमेंट बॉडीज या कोई भी गवर्नमेंट के व्यक्ति हों या उनकी डिवाइसेस हों, उनके बीच में इंफॉर्मेशन को शेयर करना। तब इसका एक्सपेरिमेंटल या मतलब जिसका हम एक्सपेरिमेंट 2 जनवरी 1969 को शुरू हुआ और
इससे पहले इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन इसे 1982 में इसे वर्ल्ड इंटरनेट स्टार्ट हुआ और इसके बाद इसे इंटरनेट का नाम या नेट का नाम दिया गया। नाइनटीन 1991 में यूएस गवर्नमेंट ने डिफरेंट बिजनेस एजेंसीज को अपने गवर्नमेंट पर्पस पे यूज करने के बाद 1991 में डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज के बाद इन्होंने बिजनेस वर्ल्ड के लोगों को इंटरनेट से कनेक्ट होने की आज़ादी दी। और इस द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट इन इंडिया में भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत मानी जाती है या आगमन 1986 में माना जाता है, जिसमें 1991 में पहली लीज लाइन मतलब दिल्ली से मुंबई के बीच में 9.6 किलोबाइट बिट पर सेकंड के लिए सेट की गई। भारत में पहली बार इंटरनेट VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा 1995 अगस्त 15 को पब्लिकली या सभी लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया। आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट, इसमें इंटरनेट का जो आर्किटेक्चर होता है या संरचना किस प्रकार की होती है और वह किस प्रकार कार्य करता है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इंटरनेट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बता चुका हूं कि इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना होता है, इंटरनेट एंड इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। यह एक TCP/IP मॉडल प्रोटोकॉल पर कार्य करता है, जिसमें ये किन्हीं भी दो कंप्यूटर्स के बीच में जो अपने आप में TCP/IP प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, वो भले ही उनका संरचना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या टेक्निकल डिजाइन अलग हो, अगर वो एक बार एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं तो उनके बीच में इन सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। इसके खुले या आजाद होने के कारण या ओपननेस डिजाइन के कारण इंटरनेट भौगोलिक रूप से पूरे विश्व में फैल गया और हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया, और जिसके बिना हम आज किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर पाते हैं। आज हम अपने सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक जो भी कार्य करते हैं, मैक्स टू मैक्स कार्य हम इंटरनेट की मदद से ही कर पाते हैं। वे कैसा भी कार्य हो सकता है, सुबह उठना, अलार्म लगाना, हमारे मीटिंग्स का समय, हमारे मेल भेजना, किसी भी व्यक्ति से वीडियो कॉलिंग या चैटिंग के थ्रू बात करना, इन सब चीजों का काम हम इंटरनेट की मदद से ही कर पाते हैं। फादर ऑफ इंटरनेट, विंड सर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट या इंटरनेट का पितामह माना जाता है। हाउ टू कनेक्ट इंटरनेट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम एक नॉर्मल ISP या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वे आइडिया, वोडाफोन, BSNL, जियो या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, उसके द्वारा हम एक कनेक्शन लेकर हम उसे अपने घर में मॉडेम या राउटर से कनेक्ट करते हैं। फिर उसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर्स या लैपटॉप या मोबाइल डिवाइसेस को अपने उन राउटर्स या मॉडेम के द्वारा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के क्या फायदे हो सकते हैं या होते हैं। पहली बात, इंटरनेट के होने से हम जिन दूरस्थ क्षेत्रों पर नहीं जा सकते हैं, वेदर दे आर रिमोट लोकेशन वेयर वी आर नॉट एबल टू रीच, हम वहां तक अपनी इंफॉर्मेशंस को पहुंचा पाते हैं और हम अपनी जानकारियों को वहां तक पहुंचा पाते हैं तथा वहां के रिसोर्सेज को हम अपने आप में यूज कर पाते हैं। जैसा कि पहला उदाहरण इसमें प्रस्तुत है, कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग एज लाइक ईमेल। ईमेल के द्वारा आज हम विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को एक ईमेल के माध्यम से हम उसे अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर पाते हैं, वह चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में हो, बस उसे इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। आज हम किसी भी जगह का पता लगाने के लिए हम GPS, आपने नाम सुना होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS के उपयोग के माध्यम से हम किसी भी लोकेशन पर, अनजान लोकेशन पर भी हम अपना उस रूट को फिक्स करने के बाद हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं। इस GPS का यूज हम गूगल मैप या एड्रेस मैपिंग में करते हैं।
उसके बाद हम आते हैं जीवन के हर एक हिस्से का, मतलब हर एक जगह पर हमारा इंटरनेट एक विभिन्न हिस्सा बन चुका, बहुत ही बहुउपयोगी हिस्सा हमारी ज़िंदगी का बन चुका है। चाहे वो हम बैंकिंग हो या शॉपिंग हो, बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, अगर हमें किसी को पैसे भेजना है इंटरनेट बैंकिंग, FD, RD, ये सब कुछ भी काम करना है हम आज इंटरनेट की मदद से घर बैठे कर पाते हैं। और शॉपिंग, घर बैठे शॉपिंग, हमें कुछ भी चीज़ खरीदना होता है, आज डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉपिंग वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जिसके जैसे के द्वारा आपने नाम सुना होगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। इन पर हम जस्ट 1 क्लिक करके घर बैठे हम अपने घरों से ही इंटरनेट के माध्यम से किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से खरीद पाते हैं। एजुकेशन, अगला पॉइंट एजुकेशन, जैसा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी ऑनलाइन ही देख रहे हैं, विदाउट इंटरनेट के आप इस वीडियो को मेरे के द्वारा जो मैंने प्रस्तुत कर रहा हूँ इसको आप बिना इंटरनेट के द्वारा नहीं देख सकते। जैसे कि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख पा रहे होंगे, तो आप इसी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हों, ऑनलाइन प्रमोशंस हों, कोई भी चीज़ें हम कार्य कर रहे हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट ही कर रहे हैं। जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे ऑनलाइन स्टडी, जो लोग उस लोकेशन पर रहकर, जिनके घर की स्थितियां अच्छी नहीं है, जो उस लोकेशन पर रहने के लिए खर्च का शुल्क वहन नहीं कर सकते, जिनके माता पिता वहां पर रहने, उस जगह पर जहां पर पढ़ाई हो रही है उस जगह पर रहने का शुल्क वहन नहीं कर सकते, वो लोग अपने घर पर ऑनलाइन केसेस या ऑनलाइन कोर्सेस को परचेज करके अपने घरों से ही इन सब चीज़ों को पढ़ पाते हैं और उन्हें उस जगह पर जाने की भी जरूरत नहीं होती और वह ऑनलाइन क्वेरी भी कर सकते हैं, ऑनलाइन चैट भी कर सकते हैं, अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ये इन सब चीज़ों को वो अपने आप से कर पाते हैं। एजुकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, आज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फील्ड में हम इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं इंटरनेट के डिसएडवांटेज या इसके क्या हानियां हो सकती हैं। कभी कभी हम इंटरनेट की मदद से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशंस, जो कि थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसा कि हमारा पहला पॉइंट है थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जैसे कि हम आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक, ट्विटर या अन्य किसी साइट्स का उपयोग करते हैं या किसी भी गूगल डॉक या गूगल पेजेस में हम अपनी इंफॉर्मेशन भरते हैं, जिसके द्वारा उन पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी अन्य थ्रेटर के द्वारा चोरी करके किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों से हमें अवेयर होना चाहिए कि हमें किन जगहों पर अपनी इंफॉर्मेशन को किसके साथ सही तरीके से शेयर करना है या नहीं, इससे हमें घाटा हो सकता है। फिशिंग और डुप्लीकेट प्रेस क्रिएशन, आजकल आप देखते हैं कि फेसबुक चला रहे होते हैं और उसी पे आपके एक फिशिंग पेज बना के भेजा जाता है। इट्स अ सेम पेज लुक्स लाइक अ फेसबुक, जो कि किसी अन्य थिएटर या हैकर के द्वारा क्रिएट किया जाता है और जब आप उस पर अपनी इंफॉर्मेशन भरते हैं, आईडी और पासवर्ड, उस आईडी पासवर्ड और क्रेडेंशियल्स वे उनके द्वारा चोरी कर लिए जाते हैं या अपने डेटाबेस में मेंटेन कर लिए जाते हैं तथा उन क्रेडेंशियल्स का यूज वे गलत तरीके से भी कर सकते हैं। मालवेयर थ्रेट, हम इंटरनेट के माध्यम से डिफरेंट चीज़ों को सर्व करते हैं, जैसे कि हमें कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी होती है इंटरनेट के माध्यम से, हमें कोई बुक्स डाउनलोड करनी है, कोई सॉन्ग्स डाउनलोड करना है, कोई वीडियो डाउनलोड करना है या कोई भी अन्य चीज़ें डाउनलोड करनी होती हैं, तो उन वेबसाइट्स के साथ जिन हम वेबसाइट्स पे विजिट कर रहे होते हैं, वे वेबसाइट्स अपने साथ कुछ मालवेयर या वायरस को भी कंटेन करके रखती हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा मैक्स ऑफ द टाइम, अगर किसी वेबसाइट को ओपन किया होगा तो उसमें कुछ चीज़ें बीच में ब्लिंक कर रही होती हैं, ग्रीन कलर का कोई एक चेक बॉक्स या कोई लेबल बन के आता है जो ब्लिंक कर रहा होता है, या आपसे गलती से क्लिक हो जाता है तो विद इन अ सेकेंड एक नया पेज पॉपअप होके आ जाता है और जो चीज़ आप डाउनलोड करना चाह रहे होते हैं या आप जिस पेज पर रहना चाह रहे होते हैं उस पेज से आप हट चुके होते हैं। इसके कारण कुछ मालवेयर या वायरस का अटैक आपके कंप्यूटर पर भी हो जाता है। दूसरी बात, अगला पॉइंट है सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन की बात, जैसे कि आजकल नव युवकों को देख पा रहे होंगे आप कि वे दिन भर मोबाइल में बिजी रहते हैं,
में, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन या अन्य माई स्पेस, टम्बलर, ट्विटर, इन सब चीज़ों के माध्यम से वे दिन भर मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं और अपने आप को इन सब चीज़ों से, बाहर की दुनिया से या बाहर से लोगों से मिलना, जानकारियों को शेयर करना, इन सब चीज़ों से बहुत ही दूर होते चले जाते हैं और अपने आप को एक सोशल आइसोलेशन की स्टेट में पाता है आदमी कि वो समाज से एकदम दूर हो चुका होता है। दूसरी बात, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों के, जैसे कि आपने गेमिंग के कारण आजकल बच्चों को देखते हैं कि वो दिन भर गेम में ही व्यस्त रहते हैं, उनके अलावा उनके पास कोई काम नहीं होता, वो दिन भर गेम में ही व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण अगर वो हार गए या किसी ने कुछ उनको कह दिया तो उसके कारण क्या होता है कि वो एक सोशल आइसोलेशन के कारण ही डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। दूसरी बात, स्पैमिंग, अगला पॉइंट है हमारा स्पैम में, जैसा कि आपने जीमेल का यूज़ किया होगा, जीमेल आपने यूज़ किया होगा, आउटलुक यूज़ किया होगा, तो उनमें कुछ हमारी मेल्स के साथ प्रमोशनल्स मेल्स आती हैं, न्यूज़ प्रमोशनल्स मेल्स आती हैं जिनके साथ हमारे अनवांटेड कंटेंट छुपे हुए होते हैं और उस मेल को ओपन करते ही हमारे कंप्यूटर में वायरस जनरेट हो जाते हैं या कोई अनवांटेड थिंग्स हमारे सिस्टम में इंटर कर जाती हैं, जिसके कारण हमारा सिस्टम है वो क्या हो जाता है, स्लो पड़ जाता है या करप्ट भी हो सकता है। डिसएडवांटेजेस, दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। आफ्टर दैट कंक्लूजन, इसका परिणाम ये है कि ऑन वन हैंड मेक बेस्ट यूज ऑफ इंटरनेट with careful planning and a proper management, it is more effective and productive। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी एक नियमित रूप से या एक कंट्रोल्ड मैनर में हम अपने इंटरनेट का उपयोग बहुत करते हैं या एक प्लान्ड वे या एक योजना के तहत हम उसका उपयोग करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही वरदान साबित हो सकता है या इट इज़ मोर इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। ये हमारे लिए बहुत प्रभावकारी और तथा उत्पादक या बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। और इसके दुरुपयोग के कारण, बहुतायत में उपयोग के कारण हमें पिछले में जो अभी मैंने बताया इन सब चीज़ों, बीमारियों के कारण जूझना पड़ता है, जैसे कि सोशल आइसोलेशन, डिप्रेशंस, इन सब चीज़ों से हमें जूझना पड़ता है। सो I hope guys these topics will be useful for you। After that we will move to TCP/IP मॉडल की हमने बात की थी कि TCP/IP कॉन्सेप्ट पे कार्य करता है। तो जैसा कि आपने अभी इससे पहले के लेक्चर्स में आपने दो मॉडल्स पढ़े होंगे, OSI या ISO मॉडल एंड TCP/IP मॉडल। तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि हमारे इंटरनेट पे वर्क करता है, इंटरनेट का जिसका उपयोग करते हैं, वे हमारे TCP/IP मॉडल पे TCP/IP प्रोटोकॉल मॉडल पे कार्य करता है, जिसमें 4 परतें होती हैं जो कि OSI मॉडल रेफरेंस मॉडल को कंपाइल करके बनाई गई हैं, जिसमें OSI मॉडल में हमारे 7 लेयरों का एक समूह होता है, जिसमें फिजिकल लिंक, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन या एप्लीकेशन लेयर होते हैं। इन सभी लेयर्स के या इन सभी परतों के अलग अलग स्वतः कार्य होते हैं। इन सभी परतों को कंबाइन करके ही TCP/IP मॉडल को बनाया गया था। लेकिन TCP/IP मॉडल में कुछ कॉन्फ्लिक्शंस, इनके कार्य के बीच में कॉन्फ्लिक्शंस होने के कारण हमने एक नया OSI ISO रेफरेंस मॉडल लाया, जिसमें हमने इनकी कार्यशैली को अलग अलग भागों में विभक्त किया। जैसा कि आप TCP/IP मॉडल में देख पा रहे होंगे कि डेटा लिंक लेयर यानी फिजिकल लेयर को एक कंबाइन करके एक ईथरनेट लेयर बना दी गई, जिसमें हमारा कार्य होता है कि फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर में हमारे बेसिकली हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं जिनके माध्यम से हम इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए इन डिवाइसेस को उपयोग करते हैं, जैसे कि मॉडेम, मॉडेम हो गया और ईथरनेट इंटरनेट केबल्स। जैसा कि आपने केबल्स पहले चैप्टर में आपने पढ़ चुके होंगे कि केबल्स भी कई प्रकार की होती हैं। आपकी होती है फाइबर ऑप्टिक केबल, सील्डेड टू स्टेट पेयर केबल एंड अनसील्डेड टू स्टेट पेयर केबल। इसके बाद आते हैं हम डेटा लिंक लेयर पे। इसमें आपका मैक एड्रेस से रिलेटेड कार्य होता है।
देन हम आते हैं नेटवर्किंग लेयर पे। नेटवर्क लेयर, आईपी लेयर जिसको नाम दे दिया गया है, यहाँ पर आईपी एड्रेसिंग का काम होता है। मैक एड्रेस को आईपी एड्रेस मैप करने का कार्य होता है। देन आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसमें हमारा डेटा जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में से नेक्स्ट लेयर की ओर ट्रांसमिट होता है। उसके बाद आप आते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर पे कुछ हमारे प्रोटोकॉल्स कार्य करते हैं, जैसे कि आप अपनी पिछली स्लाइड्स में पढ़ चुके होंगे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। तो हम मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब हम दोस्तों आते हैं डीएनएस पे। डीएनएस मीन्स डोमेन नेम सिस्टम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईपी एड्रेस की। जैसे कि आप अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके होंगे व्हाट इज आईपी एड्रेस। इट्स अ आईपी एड्रेस एक वैल्यू होती है, इट्स अ नंबर विच इज असाइन टू अ कंप्यूटर और अ नेटवर्किंग डिवाइस टू कम्युनिकेट इन अ नेटवर्क। जैसा कि आईपी एड्रेस को हमें किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में या इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए हमें एक लॉजिकल एड्रेस की ज़रूरत होती है, जिसे हमने एक क्या नाम दिया, आईपी एड्रेस। यह आईपी एड्रेस क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। IPv4 वर्जन इनके दो हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट का होता है। IP4 एड्रेसेस जो होते हैं हमारे 2 to the power 32 बिट 2 to the power 32 पॉसिबल आईपी एड्रेसेस की संख्या है। इसी प्रकार हमारे IPv6 की जो संख्या है 2 to the power 128 है, जो कि IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है। इसमें 4 ऑक्टेट्स होते हैं आपके। ईच ऑक्टेट की जो नंबर होते हैं उसमें 8 बिट का होता है। तो हम आईपी एड्रेस को डिस्कस करने के बाद आते हैं किसी भी वेबसाइट के एड्रेस पर। दूसरा, किसी भी वेबसाइट को इट इज़ टू डिफिकल्ट टू रिमेंबर द नेम और आईपी एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। Each and every website in the world, it is too difficult to remember the IP address of the each website. So we have mapped these IP address with their names. So this system of mapping to IP address to name and name to IP address is called DNS, जिसका पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम, जो कि आईपी एड्रेस को नेम तथा नेम को आईपी एड्रेस में मैप कराने का कार्य करता है या ट्रांसलेट करने का कार्य करता है। डीएनएस फुल नेम होता है डोमेन नेम सिस्टम इज अ हेल्पर सिस्टम फॉर आईपी। यह आईपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए एक हेल्पर सिस्टम होता है, जो कि जैसा कि अगली लाइन लिखी हुई है, अ डीएनएस इज अ टाइप ऑफ नेम सर्वर विच ट्रांसलेट द डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि यह डोमेन नेम को, किसी भी डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में मैप कराने का या ट्रांसलेट कराने का कार्य करता है, तथा इसके विपरीत ही in simple ways it convert the IP address to the name and name to IP address vice versa. As you have seen in the picture, हम जब भी इंटरनेट पर जाकर google.com सर्च करते हैं, तब जब हम सर्वर की ओर मूव कर, जब हमारा सर्वर google.com को फाइंड कर रहा होता है, तो वह google.com को ना फाइंड करके वह इस IP एड्रेस 216.58.196.174 को अपने डेटाबेस में सर्च कर रहा होता है। ठीक, और हमें जब आउटपुट ला कर देता है तो वह हमें google.com के फॉर्मेट में ला कर देता है, ना कि आईपी एड्रेस के फॉर्मेट में देता है। तो जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको डीएनएस समझ में आया होगा। इन सिंपल वेज हम ये कह सकते हैं कि डीएनएस आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में तथा डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे google.com जब सर्वर पर जाता है तो ये 216.58.196.174 के रूप में फाइंड किया जाता है। डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है? डोमेन नेम सिस्टम के अंदर होता है अ नेमिंग हायरार्की फॉर द इंटरनेट वेबसाइट्स। यह इंटरनेट वेबसाइट्स पर, इंटरनेट पर जो वेबसाइट्स होती हैं उनके नाम की एक हायरार्की होती है। हायरार्की मीन्स होता है क्रमानुसार। किन्हीं भी वेबसाइट्स का क्या होता है, एक वंशानुगत क्रम होता है, जिसमें एक डायरेक्टरी सर्विसेज होती है,
डायरेक्टरी सर्विसेज टू ट्रांसलेट रिजॉल्व दीज नेम टू आईपी एड्रेस। जो डायरेक्टरी सर्विसेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईपी नेम को, किसी भी डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने का कार्य करता है, जहां पर एक प्रोटोकॉल कार्य करता होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन protocol. A protocol to perform name resolution, that is called ARP and RARP. There are two protocols. दो प्रकार के प्रोटोकॉल्स होते हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एंड रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो कि आईपी को नेम में तथा नेम को आईपी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। वाई वी यूज डीएनएस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किन्हीं भी वेबसाइट्स का नाम, दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और उन हर वेबसाइट्स का आईपी एड्रेस याद कर पाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है और होगा भी। इसलिए हम इन आईपी एड्रेसेस की जगह उनका एक नाम प्रस्तुत कर देते हैं, जिसकी मदद से हम उस वेबसाइट्स को बहुत ही आसानी से यूज कर पाते हैं। जैसे कि हमारे घरों में टेलीफोन की डायरेक्टरी होती है, अगर हमारे पास किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर होता है तो हम उसको उसके नाम, उस मोबाइल नंबर को उसके नाम से रिलेट करके फाइंड कर लेते हैं, या किसी व्यक्ति का नाम होता है तो हम उस नाम से उस व्यक्ति का टेलीफोन नंबर पता कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन के नेम हैं और उनके रिस्पेक्ट में उनकी आईपी एड्रेस शोन है। google.com आईपी एड्रेस 173.194.77.174 जो कि मैंने यहाँ पर आपको जो आईपी एड्रेस दिखाया, ये गूगल का ओरिजिनल आईपी एड्रेस था। उसके बाद twitter.com 199.59.149.230 एंड सो ऑन, फेसबुक। उसके बाद डीएनएस वर्क लाइक अ फोन बुक ऑफ द इंटरनेट की फोन बुक होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर आपके पास किसी व्यक्ति का फोन नंबर है तो उसका आप नाम पता कर सकते हैं, या आपके पास अगर किसी का नाम है तो आप फोन डायरेक्टरी में उस व्यक्ति का नंबर फाइंड कर सकते हैं। वाई डीएनएस एग्जिस्ट, डीएनएस कैसे एग्जिस्ट करता है? डोमेन नेम सिस्टम प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ह्यूमन रीडेबिलिटी टू द इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो डीएनएस है हमारा, हम किसी भी वेबसाइट्स को उसके नाम से इंटरनेट ब्राउजर पर जाकर पुट करते हैं, ना कि हम उसके आईपी एड्रेस के रिस्पेक्ट में। हम किसी भी डीएनएस का नाम, डोमेन नेम का नाम उसके नाम से देते हैं, ना कि आईपी एड्रेस से देते हैं, और हमें वह आउटपुट भी हमारे ही रीडेबल फॉर्मेट में देता है। अगर हम कहीं पर जाकर किसी इंटरनेट वेबसाइट पर जाकर लिखते हैं google.com या w3schools.com तो वो हमें आईपी एड्रेस नहीं देता, हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में w3schools.com का रिजल्ट हमें दिखाता है। कि जैसे कि मैं आपको अभी इंटरनेट पर जाकर अपने दिखाता हूं कि हमारा कंप्यूटर किस प्रकार से हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैं यहाँ पर जाकर लिख रहा हूँ w3schools.com, तो हमने इसके लिए इसका आईपी एड्रेस नहीं लिखा, हमने इसका एक जनरल डोमेन नेम प्रस्तुत किया और इसके ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में जिस प्रकार हमने w3school.com डाला उसी के रिस्पेक्ट में हमको w3school.com का रिजल्ट प्रस्तुत इंटरनेट के द्वारा किया गया। यह एक बहुत ही अच्छी लर्निंग वेबसाइट है w3schools.com। इसके माध्यम से आप लोग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लाइक HTML, जावास्क्रिप्ट, jQueries, अजाक्स, इन सब चीज़ों का उपयोग आप कर सकते हैं। तो अब हम अपने प्रेजेंटेशन पर आते हैं। जब हमारे द्वारा क्वेरी पुट की जाती है किसी भी इंटरनेट में, मान लीजिए हमने example.com डाला, तो वह सबसे पहले हमारे डीएनएस रिजॉल्वर के पास जाता है। देयर इज अ लॉन्ग हायरार्की। जब हमें किसी भी चीज़ का प्रोसेस्ड आउटपुट मिलता है, अगर हमने example.com डाला तो यहाँ पर एक डीएनएस रिजॉल्वर होता है कि जो अपने पास प्रीवियस में सर्च की गई इंफॉर्मेशन को अपने पास कलेक्ट करके रखता है। हमने example.com वेबसाइट पर जाकर पुट किया और इसने अपनी डायरेक्टरी में या अपने डेटाबेस में चेक किया, अगर उसकी कैश एक फास्ट एक्सेसिबल मेमोरी होती है जिसमें हमारा प्रीवियस में सर्च किया गया डेटा उसके डेटाबेस में स्टोर होता है। अगर ये चीज उसकी डायरेक्टरी में नहीं है तब यह इसे अपने रूट सर्वर पर फॉरवर्ड करता है। रूट सर्वर इसे अपनी डायरेक्टरी में चेक करता है, अगर उसके पास वह होता है तो वह उसे डीएनएस रिजॉल्वर को वापस कर देता है। अगर यह example.com रूट सर्वर पर भी फाइंड नहीं होता तब वह
TLD सर्वर लुकअप पर जाता है। TLD मीन्स आपका होता है टॉप लेवल डोमेन के पास जाता है और इसके पास आपको फाइनली इंफॉर्मेशन मिल जाती है और इस example.com को यह कुछ इस प्रकार आंसर करता है कि इसका IP एड्रेस 203.0.113.113 है और इसका नाम क्या है, example.com is at our server, और यह इस आंसर को हमारे पास सामने प्रस्तुत कर देता है। कुछ और भी क्लैरिफाइड डायग्राम आपको आगे दिखाता हूं मैं। कुछ इस प्रकार है, हमने एक कंप्यूटर से अपनी क्वेरी की, आई नीड द एड्रेस फॉर द example.com, हमें example.com का मतलब एड्रेस चाहिए। तो ये सबसे पहले हमारे पास DNS रिजॉल्वर पर जाता है। तो DNS रिजॉल्वर जैसे मैंने बताया कि अपनी वह DNS क्वेरी में चेक करता है, तो ये बोल रहा है कि आई डोंट हैव द एड्रेस इन माई कैश, लेट मी क्वेरी DNS। वह अपने आगे नेक्स्ट DNS सर्वर को क्वेरी करने के लिए भेजता है और वह DNS सर्वर अपने आप में क्वेरी करता है और फाइंड करता है आई हैव द एड्रेस। उसके पास जब एड्रेस फाइंड हो जाता है example.com, लेट मी सेंड इट टू यू, और वह हमें वापस से, जैसे कि आपने यहाँ पर नंबर देखा होगा, हमने सबसे पहले क्वेरी की, DNS रिजॉल्वर के पास गया, उसके पास नहीं मिला तो 2 नंबर से वो 3 नंबर में मूव किया, 3 नंबर ने हमको उसके पास जो एड्रेस फाइंड हो गया, तो हियर द एड्रेस यू रिक्वेस्टेड, उसने उसको रिप्लाई किया DNS रिजॉल्वर को, और DNS रिजॉल्वर इस एड्रेस को अपनी कैश मेमोरी में रखेगा इन फ्यूचर यूज के लिए और वह यूजर को देगा थैंक्स, आई विल पास दिस on as well as cache it in case anyone else mock for it, वह अपने पास भी इसको रखेगा for the future use। इसके बाद थैंक्स नाउ यूज द एड्रेस टू रिक्वेस्ट द डेटा फ्रॉम द वेब सर्वर। अब ये जो एड्रेस इसे मिल गया होगा, अब ये वेब सर्वर पर जाएगा और इस इंफॉर्मेशन को वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा और यह इसे प्राप्त हो जाएगा। हमारा कंप्यूटर या इंटरनेट एक मॉडल पे कार्य करता है जिसका नाम होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। जैसे कि आपको आपके पहले चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, क्लाइंट एक मशीन होती है जो एक दूसरी मशीन से जहां पर हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उससे क्वेरी करके उस इंफॉर्मेशन को निकाल कर लाता है। उसके बाद दूसरा होता है सर्वर। सर्वर हमारा एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है और क्लाइंट के द्वारा मांगी गई इंफॉर्मेशन की हुए क्वेरी उसको रिटर्न करता है। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं, गूगल में जाकर हम लिखते हैं कि गूगल में जाकर गूगल हमें ये बताओ कि महात्मा गांधी जी का जन्मदिन कब है, तो वो हम जैसे ही क्वेरी उसको करते हैं तो गूगल अपने सर्वर में जाकर उन सब चीज़ों को सबसे पहले सर्च करता है। उसके बाद विद इन अ सेकेंड के भी बहुत से कम हिस्से में हमें वो रिजल्ट लाकर, अगर उसकी डेटाबेस में वो प्रेजेंटेबल होता है तो उसे लाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। तो आशा करता हूँ कि आपको DNS समझ में आया होगा। तो एक बार वापस से बता देते हैं कि DNS एक रिजॉल्वर होता है जो कि IP एड्रेस को डोमेन नेम में तथा डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। और इसकी प्रोसेस मैंने आपको बता दी कि जब भी हम सर्च करते हैं कोई भी चीज़, वह सबसे पहले DNS रिजॉल्वर पर जाता है, उसके बाद वह टॉप लेवल डोमेन पे जाता है, टॉप लेवल डोमेन हमें वह इंफॉर्मेशन वापस करता है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेट एक्सेस टेक्निक्स। मतलब इंटरनेट एक्सेस टेक्निक्स का मतलब है कि हम इंटरनेट को अपने डिवाइसेस में किन किन माध्यमों से एक्सेस कर सकते हैं या किन किन माध्यमों से या किन किन तरीकों से हम इंटरनेट को अपने मोबाइल या लैपटॉप, डेस्कटॉप या अदर हैंडहेल्ड डिवाइसेस PDAs में चला सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला हमारा आता है डायल अप कनेक्शन, दूसरा है DSL मीन्स डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ब्रॉडबैंड, वाईफाई या अन्य मीन्स आपके पास जो भी हो सकते हैं, पॉकेट राउटर वगैरह। तो इन सब चीज़ सबसे पहले हम आते हैं डायल अप कनेक्शन। जैसा कि आपने घरों में पहले BSNL के माध्यम से आपने अपने घरों में डायल अप कनेक्शन ले रखा था जो कि एक टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट होते थे। हमारे घरों में एक टेलीफोन का बॉक्स होता था, टेलीफोन जिसकी एक वायर मॉडेम के माध्यम से हमें एक कनेक्शन कंप्यूटर के लिए दे दिया जाता था और दूसरा कनेक्शन जिसके माध्यम से हम अपनी कॉलिंग कर पाते थे। दिस मॉडेम यूज्ड अ स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन। जैसा मैंने आपको बताया कि यह एक पुरानी पद्धति पर टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता था। सबसे पहले हम इंटरनेट को BSNL
या किसी अन्य माध्यम से लेते थे और वह हमारे घर में लगे मॉडेम से स्प्लिट होकर एक कनेक्शन हमारे टेलीफोन लाइन को दे दिया जाता था और दूसरा कनेक्शन हमारे कंप्यूटर को दे दिया जाता था। मैक्सिमम स्पीड इनकी 56 kbps होती थी और ये प्रोवाइडर होते थे हमारे ISP मीन्स जैसा मैं बता चुका हूँ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जिसमें इन टेलीफोन लाइंस में 70% जो लाइंस होती है 70% ऑफ द लाइंस इज रिजर्व फॉर द इंटरनेट एंड रेस्ट ऑफ द 30% इज रिजर्व फॉर द कॉलिंग, जिसमें 30% जो हमारी लाइंस होती हैं वो जो फ्रिक्वेंसी या बैंडविड्थ जो रिजर्व होती है वो कॉलिंग के लिए होती है, रेस्ट ऑफ द 70% हमारे इंटरनेट कनेक्शंस के लिए होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि BSNL के द्वारा लिए गए कनेक्शंस में आपको इन सब चीज़ों को करना पड़ता था, यूज़र नेम पासवर्ड डाल के भी फिर इनको हमें क्या करना होता था, इस कनेक्शन को डायल करके कनेक्शन को रेडी करना होता था और फिर हम इंटरनेट कनेक्शन चला पाते थे। Now move to next slide, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL। ये भी हमारी पुरानी पद्धति पर ही कार्य करता है, पुरानी टेलीफोन लाइंस पर ही कार्य करता है, लेकिन इनकी स्पीड कुछ अच्छी होती है, इम्प्रूव्ड होती है, जिसमें हम इसमें कुछ उत्तम पद्धति के मॉडेम्स का उपयोग भी कर लेते हैं, जिनमें हम उत्तम पद्धति के मॉडेम्स का यूज करते हैं जो कि हमारी स्पीड्स को बढ़ा देते हैं। इसमें भी हम जैसा कि देख पा रहे होंगे कि इसमें हम स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस का उपयोग कर रहे हैं। ये मॉडेम है हमारा और ये एक स्प्लिटर है। स्प्लिटर मीन्स इनको दो भागों में विभक्त करने का कार्य करता है। इसमें एक टेलीफोन लाइन दी गई है, दूसरी यही टेलीफोन लाइन निकलकर मॉडेम में गई और मॉडेम से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आती है और ये हमारी कंप्यूटर की स्पीड को, जो कि 56 kbps थी, ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ने इनकी स्पीड को 256 kbps से लेकर 640 kbps तक बढ़ा दिया। और इनमें जैसे कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, आपने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा होगा, इनमें हमारी कोएक्सियल केबल्स का उपयोग किया जाता था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जैसे कि आप आज देख पा रहे होंगे कि हमारे घरों में डिफरेंट कंपनीज के ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइडर्स हैं। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा तिकोना या BSNL तो था ही, तिकोना हो गया, एयरटेल भी हो गया। कई सर्विस प्रोवाइडर हैं जो हमें ब्रॉडबैंड की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिनमें जो इनका डेटा रेट, ट्रांसमिशन रेट होता है वह एज कम्पेयर टू डायल अप एंड DSL कनेक्शन के कंपेयर में या तुलना में बहुत ही तेज होता है, क्योंकि ये हमारी बहुत ही वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज को फॉलो करते हैं। इसी के कारण जो इनका नाम वाइड बैंड फ्रिक्वेंसीज को फॉलो करते हैं या वाइड बैंड फ्रिक्वेंसीज को उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण इसका नाम ब्रॉडबैंड पड़ा। दैट इज इस पे लिखा हुआ प्रोवाइड हाई डेटा रेट्स ट्रांसमिशन, बहुत ही तेज डेटा ट्रांसमिशन करते हैं। द नेम ऑफ ब्रॉडबैंड रिजल्ट ऑफ वाइड बैंड फ्रिक्वेंसीज, यह वाइड बैंड फ्रिक्वेंसीज का यूज करता है, इसके उपरांत ही इसको नाम ब्रॉडबैंड दिया गया। इंफॉर्मेशन कैन बी मल्टीप्लेक्स्ड एंड सेंट ऑन डिफरेंट चैनल। इसमें जो इंफॉर्मेशन को है इसमें मक्सिंग की जाती है, मल्टीप्लेक्सिंग, और डिफरेंट चैनल्स पर भेजी जाती है, जो कि अपने गिवन टाइम स्लॉट में डिवाइडेड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अपने गंतव्य तक पहुंचाए जाते हैं। स्टैंडर्ड स्पीड, इनकी जो स्पीड होती है, डाउनलोडिंग स्पीड 25 Mbps तक होती है तथा अपलोडिंग स्पीड 3 Mbps तक होती है। जैसे कि आप लोगों ने घरों में आपने देखा होगा ब्रॉडबैंड, या आप कभी किसी भी फॉर्म भराने वाली दुकान पे गए होंगे तो उनके दुकानों पर ऐसे एंटीना लगे हुए एक मॉडेम आपने पाया होगा। सो नेक्स्ट मूव टू वाईफाई, विच इज मोस्ट यूजेबल इन एंटायर वर्ल्ड। इट्स अ वायरलेस कनेक्शन, वाईफाई। वाईफाई का पूरा नाम, सबसे पहले बात करते हैं वायरलेस फिडेलिटी। Wi-Fi is the popular wireless networking technology that uses radio waves to provide wireless high-speed internet। जैसे कि हम Wi-Fi, हमारा कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि एक वायर्ड एंड वायरलेस। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटीज, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड कनेक्शन में हम वायर का उपयोग करते हैं, जिसमें कोएक्सियल केबल, UTP केबल्स, STP केबल्स और फाइबर ऑप्टिक केबल्स का यूज करते हैं। और दूसरा कनेक्शन हम यूज करते हैं वायरलेस या वायरलेस कनेक्शंस का यूज करते हैं, जिनमें हम इंफ्रारेड, रेडियो वेव या माइक्रोवेव्स का उपयोग करते हैं। उन्हीं में से एक है वायरलेस, जो कि हमारा रेडियो वेव्स का उपयोग करता है, जिसमें बहुत ही उच्च गति की डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है।
यह हमें वायर्ड नेटवर्क का एक अल्टरनेट रूप होता है, वायर्ड नेटवर्क का एक अल्टरनेट रूप होता है जिसमें हमें किन्हीं भी वायर्स की जरूरत नहीं होती है। वाईफाई नेटवर्क हैव नो फिजिकल वायर्ड कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जो हमारा प्राप्तकर्ता तथा प्रेषककर्ता होता है उन दोनों के बीच में कोई भी वायर्ड कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि ये केवल रेडियो फ्रिक्वेंसी पर, ये रेडियो आवृत्ति पर कार्य करते हैं। IEEE के द्वारा, IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स या इंजीनियरिंग के द्वारा इसे एक स्टैंडर्ड नाम दिया गया, जिसे 802.11 नाम दिया गया है। और ये अपनी क्लासेस के अकॉर्डिंग इनके नाम अलग अलग होते हैं, 802.11b, 802.11a। इट इज आल्सो नोन एज वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक वायरलेस लैन के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि वायर्ड नेटवर्क होता है, जिसे लोकल एरिया नेटवर्क का नाम दिया जाता है, और यह हमारा वायरलेस नेटवर्क होता है, जिसे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। इसका इन्वेंशन ईयर शुरुआत में 1992 से 1996 में माना जाता है, और इसके इन्वेंटर हैं जॉन ओ सुलिवन, और जो कंज्यूमर्स के लिए या पब्लिकली इसको 1997 में प्रस्तुत किया गया। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी 802.11 इसका स्टैंडर्ड। एडवांटेजेस ऑफ वाईफाई। वाईफाई के क्या फायदे हो सकते हैं या क्या क्या फायदे हैं? यह हमारे डेटा ट्रांसफर को, सबसे पहला पॉइंट है, इट मेक्स डेटा एक्सेस ईजियर। यह हमारे डेटा को एक्सेस करना या डेटा ट्रांसमिशन को बहुत ही फास्ट बनाता है, बहुत ही फास्ट गति से और बहुत ही क्विकली ट्रांसफर करने का कार्य करता है। फ्री फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वायर्ड नेटवर्क। यह किसी भी प्रकार के तारों के जंजाल से हमें मुक्ति दिलाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सारे तारों का उपयोग नहीं करना होता। हमें सिंपल इंटरनेट कनेक्शन को हमारे वाईफाई मॉडेम के द्वारा, वायरलेस मॉडेम के द्वारा जोड़ना होता है, और ये रेडियो तरंगें उत्पन्न करता है और उसके द्वारा हम कनेक्टिविटी लेते हैं। जैसा कि मैं आपको अपने कंप्यूटर पर दिखा रहा हूँ कि अभी मेरे यहाँ जो अवेलेबल इंटरनेट है, मैं इसे बंद कर देता हूँ। सबसे पहले वाईफाई कंप्यूटर में अपने दिखा रहा हूँ, ये वाईफाई है। मैं यहाँ पर जाकर वाईफाई ऑन जैसे ही करता हूँ, यहाँ पर मुझे अवेलेबल कनेक्शंस दिखाई देते हैं, और इन्हें कुछ सिक्योर मैनर में रखा जाता है ताकि इनका कोई उपयोग पब्लिकली गलत मैनर में ना करें, और इसे हम कुछ पासवर्ड डालकर कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं अभी इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका हूं। दूसरी बात, यह हमें तारों के जंजाल से मुक्ति दिलाता है। इसकी स्पीड जो जिस आवृत्ति पर कार्य करता है, यह 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर या आवृत्ति पर कार्य करता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 11 Mbps या इनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बढ़ती है। डिस्टेंस या इनकी दूरी जो होती है 30 मीटर या 100 फीट के लगभग होती है। इसके बाद डिसएडवांटेजेज। एक सीमित दूरी का होने के कारण या सीमित दूरी तक इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के कारण ये थोड़े वीक पड़ जाते हैं, या लिमिटेड रेंज होने के कारण थोड़ी इनके ड्रॉबैक्स भी हैं। दूसरी बात, मोर पावर कंजम्पशन। पावर या बिजली का उपयोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमें जो हमारा मॉडेम है या जो राउटर है, इन्हें हमें ऑल टाइम बिजली उत्पन्न कराना होता है। तो अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हम आते हैं। जैसा कि आज जान रहे होंगे आप लोग कि बिना सोशल नेटवर्किंग साइट्स के कोई भी बंदा अपनी कल्पना ही नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में वह किसी न किसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है, जो कि हमें सेम आइडियाज़ वाले लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करता है, तथा अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करने का तथा उनसे बातचीत करने का मौका देता है। जैसे कि आप लोग फेसबुक से तो परिचित होंगे ही। फेसबुक, ट्विटर आपने देखा होगा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और भी जो डिफरेंट ट्विटर, टम्बलर, माई स्पेस, ऐसी वेबसाइट्स हैं, लिंक्डइन, बिजनेस वेबसाइट्स हैं, जिनके माध्यम से हम एक दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं तथा अपने विचारों का आदान प्रदान बिजनेस वर्ल्ड में करते हैं। तो
हम मूव करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, RSS फीड, ट्विटर है आपका, टम्बलर है, पिंटरेस्ट है और ईमो। इन सब चीज़ों के माध्यम से हम एक दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट हो पाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दुनिया भर की वेबसाइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। ट्विटर, टम्बलर, जो गूगल प्लस, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, बिंग, लिंक्डइन, गूगल प्लस, इवन गूगल प्लस क्लोज हो चुका है अब। तो हम मूव करते हैं स्काइप, ये सभी हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी इंटरनेट वर्ल्ड में किसी भी सेम थिंकिंग वाले व्यक्ति से या किसी भी व्यक्ति से हम जुड़ पाते हैं इंटरनेट वर्ल्ड में। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज इज एन ऑनलाइन सर्विसेज। सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज जो होती हैं या सामाजिक नेटवर्क जो है हमारा, यह एक प्रकार का ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं या ऑनलाइन सुविधा है और वेबसाइट्स दैट फोकसेस ऑन बिल्डिंग सोशल रिलेशन अमंग द पीपल, जो क्या करता है किसी भी चीज पर फोकस या केंद्रित करता है टू बिल्डिंग अ सोशल रिलेशन अमंग द पीपल। सोशल रिलेशन, किसी भी व्यक्ति से सामाजिक रिलेशन बनाने में एक ही प्लेटफॉर्म पर मदद करता है। दीज पीपल्स आर कनेक्टेड थ्रू द सेम इंटरेस्ट और नेटवर्क। वे जो व्यक्ति हैं वे उनकी सोच एक हो सकती है या उनकी सोच या नेटवर्क एक ही नेटवर्क में हो सकते हैं। एग्जाम्पल फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टम्बलर, लिंक्डइन, इन सब का नाम आपने सुना ही होगा। इनमें से फेसबुक जो सबसे फेमस और प्रचलित है, जिसके राइट नाउ इंडिया 230 मिलियन आपके यूज़र अकेले हैं पूरे विश्व में। फेसबुक के 230 मिलियन यूज़र आपके इंडिया में पाए जाते हैं, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है। दूसरी बात व्हाट्सएप, देयर इज 400 मिलियन यूज़र इन इंडिया सोलली, जो कि इंडिया में 400 मिलियन यूज़र व्हाट्सएप के हैं। दूसरी बात इंस्टाग्राम यहाँ पर 80 मिलियन यूज़र इंडिया में इंस्टाग्राम के हैं, विच इज़ द सेकेंड मोस्ट इन द वर्ल्ड यूज़र इन इंडिया। उसके बाद अगला पॉइंट है मोस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर वेब बेस्ड और सच एज ईमेल। कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो होती हैं वे एप्लीकेशन बेस्ड होती हैं, कुछ वेब बेस्ड होती हैं जिन्हें हम वेबसाइट्स के माध्यम से भी एक्सेस कर पाते हैं, जैसा कि आपका फेसबुक भी है। और आजकल तो हम व्हाट्सएप को भी व्हाट्सएप वेब के थ्रू यूज़ कर पा रहे हैं, फेसबुक को भी हम वेबसाइट्स के थ्रू यूज़ कर पाते हैं। दूसरे, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ अपनी स्क्रीन पर, फेसबुक का एक पेज दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम जाकर लिखते हैं www.facebook.com, facebook.com। इन सब चीज़ों से तो सभी परिचित ही हैं। यहाँ पर मैं फेसबुक जाकर लिखता हूँ तो मुझे फेसबुक का एक पेज ओपन होकर मिलेगा, जो कि ये आप देख पा रहे होंगे कि ये एक फेसबुक का पेज है जिसे मैंने एक्सेस किया है। मैंने वेबसाइट के माध्यम से भी एक्सेस कर लिया इसे, मैं अपने फ़ोन के माध्यम से भी इसे एक्सेस कर सकता हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर हम आते हैं व्हाट्सएप पर। यह हमारा व्हाट्सएप पेज भी हो गया जिसे हम अपने इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर पा रहे हैं। और अगला पॉइंट आता है हमारा लिंक्डइन, जिसे हम एप्लीकेशन के माध्यम से भी यूज़ कर पाते हैं और वेब के माध्यम से भी यूज़ कर पाते हैं। यहाँ पर हम जाकर लिखते हैं लिंक्डइन, हमें इस पर साइन इन करना होता है या नया अकाउंट बनाना होता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम लिंक्डइन पर अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये कुछ एप्लीकेशन बेस्ड वेबसाइट्स भी हैं और वेब बेस्ड भी वेबसाइट्स हैं, जैसा कि लिंक्डइन। तो नेक्स्ट मूव टू आवर स्लाइड। अब हम अपनी अगली स्लाइड पे आते हैं, जो कि है हमारा हाउ इट ऑल स्टार्टेड। सबसे पहली बात, मैनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स वर लॉन्च्ड इन 1990s। 1990 के दशक में बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो कि लॉन्च की गई, जिनमें से पहली हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स थी 6degree.com, वॉज लॉन्च्ड इन 1997, जो कि 1997 में लॉन्च की गई। जो कि उसके बाद हमारी आती है पहली इंडिया में लॉन्च होने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऑर्कुट, जो कि 31 मार्च 2004 को लॉन्च हुई, जो कि 2008 में जिसे कि ऑर्कुट
बुयुक्वेक्टेन के नाम पे ही ऑर्कुट का नाम दिया गया, जो कि 2008 में इंडिया तथा ब्राजील में सबसे मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स का दर्जा दिया गया, जो कि जनवरी 24 2004 को फाउंडेड हुई, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 16 साल पहले, और अभी 30 सितंबर 2014 को इसे क्लोज कर दिया गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑर्कुट का लोगो और दूसरा 6degree.com का पहली वेबसाइट्स का लोगो। डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आप डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग कर पा रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। यहाँ पर हम आते हैं ऑर्कुट, याहू, वेबएक्स और वीडियो कॉलिंग ऐप्स भी हैं। कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आता है, सबसे पहले हमारा ऑर्कुट हो गया, फेसबुक हो गया, कुछ इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज में याहू हो गया, और वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ये हमारे कुछ स्काइप और वेबएक्स मीटिंग सर्विस सॉफ्टवेयर हैं। तो हम मूव करते हैं पहला सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, a website that enable user to create a public profile within that websites। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें या यूजर को एक पब्लिक प्रोफाइल क्रिएट करने की अनुमति देता है, वे कैसी वेबसाइट्स हैं? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स कहलाती हैं। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि समाज में, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, कि जो ऐसे लोग जो कि सेम इंटरेस्ट या सेम नेटवर्क पर कार्य कर रहे होते हैं, उन सबके साथ सोशल रिलेशन बनाने के लिए हम डिफरेंट वेबसाइट्स का उपयोग करते हैं, जिनमें आप देख पा रहे होंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टम्बलर, ये सभी मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज, सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे ही आ जाते हैं। फेसबुक, इनके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को चैट कर सकते हैं, उन्हें वीडियो भेज सकते हैं, ऑडियो, इमेजेस या वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, या उनके साथ एट अ टाइम चैट्स भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक फेसबुक मैसेंजर का एक कट आउट है, द एक्सचेंज ऑफ टाइप्ड मैसेजेस। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होती है ये देख लीजिए। द एक्सचेंज ऑफ टाइप्ड मैसेजेस बिटवीन कंप्यूटर और मोबाइल यूजर इन रियल टाइम वाया द इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से हम अपने मैसेजेस को टाइप करके जिन भी लोगों के बीच में मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं, वे सब इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। यूज्ड मोस्ट ऑफ द सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक फेसबुक, देख पा रहे होंगे कि जैसा कि फेसबुक, गूगल प्लस या इन सब चीज़ों का उपयोग हम करते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स गलत हैं जिनको मैं सही कर देता हूँ। नाउ मूव टू फेसबुक की स्पेलिंग यहाँ पर मेरी गलत है, मैं इसको सही कर देता हूँ। तो हम वो करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स में अपने। यूज्ड मोस्ट ऑफ द सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक फेसबुक, गूगल प्लस आउटडेटेड हो चुके हैं। गूगल प्लस जो कि बंद हो चुका है 28 जून 2011 को। एग्जाम्पल ऑफ फेसबुक चैट हियर सून। उसके बाद आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉलिंग ऐप। जैसे कि आज आप देख पा रहे होंगे कि वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ज़माना बहुत ही बढ़ गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके पास व्हाट्सएप है, तो उसके माध्यम से आप विभिन्न लोगों से जुड़कर 4 लोगों से 5 लोगों से जुड़कर आप वीडियो कॉलिंग कर पाते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर पाते हैं। उसी प्रकार हमको बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सारे मोर देन 5 पीपल्स के साथ जुड़ने के लिए, 4 और 5 पीपल्स के साथ जुड़ने के लिए हमें बिजनेस वर्ल्ड पर कुछ विभिन्न प्रकार के कुछ अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के नाम से भी जानते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पीपल एट अ डिफरेंट साइट्स बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क टू ट्रांजिट ऑडियो एंड वीडियो डेटा, जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पीपल, 2 लोगों के मध्य सूचना का आदान प्रदान करने के लिए हम जो डिफरेंट या अलग अलग वेबसाइट्स का उपयोग करते हैं या आप कंप्यूटर नेटवर्क एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, जिनके माध्यम से हम ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट डेटा को एक दूसरे के साथ
आदान प्रदान कर पाते हैं। ऐसे ऐप्स हमारे वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप कहलाते हैं। अ वेब कैम एंड माइक्रोफोन रिक्वायर्ड। एक वेब कैम जो कि हमें ज़रूरत होती है, छोटा सा कैमरा जो कि हमारे कंप्यूटर या हमारे मोबाइल के फ्रंट में माउंटेड होता है, पंच्ड होल होता है। माइक्रोफोन जैसा कि हमारा हेडफोन यूज़ करते हैं उसी प्रकार एक माइक्रोफोन, आपने मैक्स ऑफ द टेलीकॉलर्स को देखा होगा, उनके पास एक टेलीफोन उनके गले पे लगा होता है जिससे वे बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स के उदाहरण हैं, स्काइप, वेबएक्स मीटिंग एंड जूम। इस टाइम आप देख पा रहे होंगे कि जूम सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, जिसे सरकार ने अभी कुछ कारणों के कारण, इंडियन सरकार ने कुछ कारणों के कारण बंद कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी समझ में आई होगी। इसके लिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जूम ऐप का उपयोग कर पाते हैं, जिसके लिए हमें कुछ वेबएक्स मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी होती है या जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी होती है, जिसके लिए हम इसको डाउनलोड करते हैं और एक होस्ट होता है तथा बाकी सब इससे जुड़ने वाले क्लाइंट्स होते हैं। होस्ट इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाला होता है, जिसके द्वारा एक आईडी, इससे रिलेटेड आईडी और पासवर्ड को यूज़र के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और जो भी इस मीटिंग में मशगूल होना चाहता है वह आईडी और पासवर्ड उसे सेंड कर दिया जाता है। जैसा मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूँ, जैसा कि मुझे लिंक्डइन पर एक पोस्ट में इनवाइट किया गया है टू ज्वाइन मीटिंग ऑन IHRMS इंडोविजन सर्विसेज के द्वारा ही, जो कि 29 तारीख को होने वाली है। Greetings, this is the meeting that will be generated. Globally meeting है। धीरज सर, we are organizing a webinar on IHRMS on 29th अप्रैल। इसके रिस्पेक्ट में एक यूज़र को एक यूज़र आईडी तथा पासवर्ड प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे वे एक यूज़र एक दूसरे से इस एक प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो पाएंगे। तो अब हम अपनी अगली स्लाइड्स पर मूव करते हैं, जो कि है हमारा प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ प्रॉस या एडवांटेज या सोशल नेटवर्किंग साइट्स के क्या फ़ायदे हैं। हेल्प कीपिंग इन टच विथ फ्रेंड्स। हम सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से अपने दोस्तों या मित्रों के पास बहुत ही आसानी से रह पाते हैं और उनसे बात कर पाते हैं, समय समय पर बात कर पाते हैं, फ्री ऑफ कास्ट। दूसरी बात, इनके लिए हमें कोई भी पैसे पे नहीं करने होते हैं, जस्ट यूज़ ऑफ इंटरनेट। ये हम इंटरनेट के माध्यम से इन्हें चला पाते हैं, हमें इंटरनेट के लिए पैसे पे करने होते हैं। इजली फाइंड पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट। लोगों को सामान्य या एक ही विचार भाव के साथ लोगों को खोज पाना बहुत ही आसान होता है और उनसे हम आसानी से बात कर पाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं। उसके बाद आते हैं हम डिसएडवांटेजेस या कॉन्स ऑफ द SNS, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के क्या घाटे हैं। टाइम कंज्यूमिंग। दूसरी बात, हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के कारण आजकल के नए बंदों को देखेंगे या लड़कों को देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ही कंज्यूम कर रहे होते हैं, लोगों से बात ही कर रहे होते हैं और उनके पास कोई भी काम नहीं होता, जिसके कारण वे अपना मैक्स ऑफ द टाइम बर्बाद कर देते हैं। कैन डिस्टर्ब योर रियल सोशल लाइफ। ये आपकी वास्तविक सामाजिक लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। जैसे कि मैंने इससे पहले बताया है कि इंटरनेट के कारण सोशल आइसोलेशन और डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं लोग, क्योंकि सोशल आइसोलेशन के कारण वे एक दूसरे से बात करना या लोगों से घुलना मिलना बंद कर देते हैं। पीपल कैन मिस यूज ऑफ योर पर्सनल डिटेल और इन्फॉर्मेशन। सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से फेसबुक या लिंक्डइन जनरल प्रोफाइल्स, क्योंकि जैसा कि बताया गया कि इन पर एक पब्लिक प्रोफाइल बनाई जाती है, उन पब्लिक प्रोफाइल्स का उपयोग करके लोग इन प्रोफाइल मिस यूज भी करते हैं या इन इन्फॉर्मेशन को दूसरी पार्टीज को बेच भी दिया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है वायरस। वायरस से तो सभी लोग परिचित होंगे, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले भी बताया था कि आप अगर किसी अनऑथराइज्ड वेबसाइट को ओपन करते हैं या किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट्स के साथ में कुछ एडिशनल पेजेस भी ओपन हो जाते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को या आपके सिस्टम को ही क्रैश कर सकते हैं। वायरस के कारण हमारा सिस्टम पूरी तरह से
या पार्शियली बहुत ही धीमा कार्य करने लगता है। इसमें सम ऑफ द टाइम आपकी हार्ड ड्राइव भी क्रैश हो सकती है। ये आपके MBR या मास्टर बूट रिकॉर्ड या ऑपरेटिंग सिस्टम को भी क्रैश कर सकते हैं। और इसके बाद बैड सेक्टर, आपकी हार्ड ड्राइव में बैड सेक्टर भी क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण आपका कंप्यूटर ख़राब हो सकता है, या हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन्स को भी ख़राब, मतलब कंप्यूटर की डेटा को और स्पीड को भी बहुत ही इफेक्ट डालते हैं, बहुत ही बैड इफेक्ट डालते हैं। तो मूव करते हैं वायरस पर। वायरस का पहले पूरा नाम वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज्ड। वायरस का पूरा नाम होता है वाइटल मीन्स होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, इंफॉर्मेशंस का मतलब होता है जानकारियाँ, रिसोर्सेस जिन्हें हम कहीं से भी जो भी हम इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं, अंडर सीज्ड। सीज का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को ब्लॉक कर देना या बाधित कर देना। वायरस का नाम मतलब वायरस का काम होता है कि हमारी जो जरूरी इंफॉर्मेशंस हैं उनको छुपाना या सीज करने का कार्य या दबाने का कार्य यह करता है। तो वायरस पे आते हैं। वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम्ड होता है, प्रोग्राम डिजाइन है या डिजाइनिंग प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामर के द्वारा बनाया जाता है, किसी भी या कंप्यूटर प्रोग्रामर या हैकर के द्वारा बनाया जाता है टू डू अ सर्टेन अनवांटेड फंक्शंस या अनवांटेड थिंग्स। किसी भी अनाधिकृत रूप को या अवांछनीय कार्य को करने के लिए किसी यूजर के द्वारा या कंप्यूटर प्रोग्रामर या हैकर के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम प्रोग्राम होता है जो कि हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए यूजर के द्वारा बनाया जाता है। कंप्यूटर वायरस इज ए टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। यह एक विध्वंसकारी प्रोग्राम होता है जो कि किसी भी दैट कैन रिप्लेस इटसेल्फ बाय मेकिंग कॉपीज। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो अपनी ही कॉपी पे कॉपी बनाते चले जाते हैं और हमारी जानकारी के बिना ये अपने आप को कॉपी करते चले जाते हैं जिससे हमारे कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड क्या होती है, अफेक्ट कंप्यूटर इन मैनी वेज, जो कि हमारे कंप्यूटर को बहुत ही तरीके से अफेक्ट या प्रभावित करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट कैन डिस्ट्रॉय डेटा, यह हमारे डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है, फाइल्स, प्रोग्राम्स या जो भी हमारे जरूरी इंफॉर्मेशंस रखी हुई हैं उन सबको नुकसान पहुंचाने का कार्य भी करता है, मेल फंक्शनिंग का कार्य करता है। इसको ग्रेगरी वैनफोर्ड के द्वारा 1970s में बनाया गया। वैसे तो वायरस को बहुत पहले जनरेट किया गया था, लेकिन 1970s में प्रायोगिक रूप से इसे देखा जाए तो 1970s रूप में जनरेट किया गया। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, वायरस, स्पाईवेयर, स्पैम मालवेयर। मैं वायरस पे सबसे पहले एक कंटिन्यू इस पे आते हैं। इट्स द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्रीपर सिस्टम था। वॉज एक्सपेरिमेंटल, यह एक परिणाम या प्रैक्टिकल के रूप में परीक्षण के तौर पर बनाया गया सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस रिलीज्ड इन 97। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जो अपने आप को ही कॉपी करने के लिए या रेप्लिकेट करता था। रेप्लिकेट करना होता है मतलब कि अपने आप की ही एक कॉपी जनरेट करना या अपने आप को ही दोहराना का कार्य करता था, जिसे कि 1971 में रिलीज किया गया। यह वायरस बीबियन टेक्नोलॉजीज, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बोल्ट, बेरनेक एंड न्यूमैन इंक, जो कि एक टेक्नोलॉजी सर्विसेज थी यूएस की, उसके द्वारा इसको जनरेट किया गया। जो और अगला एक लिखा हुआ है, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस फॉर MS DOS। जैसे कि आपने सुना होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस मीन्स होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपने देखा होगा रेलवेज या अन्य जगहों पर देखा होगा कि एक ब्लैक स्क्रीन यूज की जाती है जिसपे कुछ व्हाइट कलर्स में कोड्स लिखे जाते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वॉज MS DOS के लिए जो तैयार किया गया उसका नाम था ब्रेन एंड वॉज रिलीज्ड इन 1986। MS DOS के लिए या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो पहला वायरस रिलीज किया गया उसका नाम था ब्रेन 1986 में। इसके कारण सिम्टम्स या लक्षण क्या होते हैं कि जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ जाता है तो हमें क्या क्या चीज़ें अपने कंप्यूटर सिस्टम में दिखाई देती हैं। द कंप्यूटर सिस्टम बिकम स्लो इन नेचर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम बहुत ही धीमे तरीके से कार्य करना चालू कर देता है। जैसे कोई आपकी वर्ड की फाइल है, वर्ड या एक्सेल की फाइल है, उसे आप ओपन करेंगे या आप उसे बूट करते हैं। जैसे आप कंप्यूटर को ऑन कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिसे कंप्यूटर के ऑन होने से और हमारी लॉगिन स्क्रीन आने तक की प्रक्रिया, जैसे कि आप जानते हो कि बूटिंग कहलाती है।
बूटिंग भी दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और हॉट बूटिंग, वार्म बूटिंग। तो जब हम कंप्यूटर को बूट कर रहे होते हैं तो उसी समय ये वायरस हमारे मास्टर बूट रिकॉर्ड जिस पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, ये उसको क्रैश भी कर सकते हैं। मैंने बताया था कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन कंप्यूटर को स्लो कर देंगे। आप वर्ड या एक्सेल की कोई फाइल खोलेंगे, उसे खोलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। आफ्टर ऑल वायरस जो हमारे वायरस होते हैं ये वर्ड या एक्सेल के अकॉर्डिंग भी कुछ वायरस होते हैं जिन्हें हम माइक्रो वायरस का नाम देते हैं, जो कि अपने आप को माइक्रो के थ्रू जनरेट करते हैं, क्योंकि हम एक्सेल में माइक्रो का उपयोग करते हैं, माइक्रोस का उपयोग करते हैं, माइक्रो के थ्रू माइक्रो वायरस भी जनरेट होते हैं। द साइज ऑफ द अवेलेबल फ्री मेमोरीज रिड्यूसेस। कंप्यूटर में अवेलेबल या उपलब्ध मेमोरीज जो होती हैं उनका साइज अपने आप ही कम होने लगता है, क्योंकि वायरस अपने आप में एक जगह ऑक्यूपाई करता है या अपने आप को उस डिस्क को भर रहा होता है। द हार्ड डिस्क रन आउट ऑफ स्पेस, क्योंकि जैसा कि ऊपर वाला पॉइंट है कि ये अवेलेबल मेमोरीज को रिड्यूस करता है या कम करता है, तो इसके कारण हमारा डिस्क का स्पेस भी बढ़ जाएगा। जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है उसका भी स्पेस कम होता चला जाता है। द कंप्यूटर डज नॉट बूट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मास्टर बूट रिकॉर्ड को फाइल को ही हमारी नष्ट कर देगा, जिसके कारण हमारा बूटिंग की प्रोसेस ही नहीं होगी और हमारा कंप्यूटर भी नहीं खुलेगा। दूसरी बात, सिस्टम गॉट हैंग। समटाइम्स आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई प्रोग्राम्स या कोई पेज खोलते हैं आप, तो कुछ समय के लिए कंप्यूटर अपने आप में ही कार्य करना बंद कर देता है। इवन माउस भी आपका मूव नहीं होता है। ये सब लक्षण होते हैं हमारे वायरस के। यहाँ पर हाउ डज इट स्प्रेड, यह कैसे फैलता है। अगला पॉइंट है हमारा कि वायरस हमारा फैलते कैसे हैं, आते कैसे हैं। सबसे पहली बात, दो तरीके हैं, या तो हम किसी एक्सटर्नल फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव का उपयोग करते हैं जो कि पहले से ही इन्फेक्टेड या वायरस इन्फेक्टेड होती है, वे उसके द्वारा हमारे कंप्यूटर पर वायरस का अटैक्स होता है, या फिर इंटरनेट के माध्यम से जब हम किसी वेबसाइट्स को विजिट कर रहे होते हैं जो कि बहुत ही इन्फेक्टेड वेबसाइट्स हो सकती है, या उनमें कुछ इंफॉर्मेशंस को छुपा कर रखा जाता है जो कि वायरस को कंटेन करके रखते हैं। पहला पॉइंट है जो कि हमारा कंप्यूटर वायरसेस स्प्रेड बाय अटैचिंग देमसेल्फ टू अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर वायरस ऐसे प्रोग्राम मतलब वायरस होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं जो कि किसी अन्य प्रोग्राम फाइल्स के साथ कंक्लूड होके आते हैं। समटाइम्स हमने देखते हैं कि कुछ टाइम मेल्स में हमारे मेल जब हम ओपन करते हैं तो कुछ मेल के साथ में अनवांटेड फाइल्स होती हैं जो कि हमें किसी दूसरे वेब पेज पर लैंड कराती हैं और हमें हैंग कर देती हैं। दूसरा, व्हेन यू एक्सचेंजिंग अ फाइल और पेन ड्राइव, जब आप किसी इन्फेक्टेड पेन ड्राइव के थ्रू अपने मोबाइल या कंप्यूटर में डेटा का आदान प्रदान करते हैं तो वह हमारा कंप्यूटर क्या कर देता है, उसे अफेक्टेड कर देता है या सीज्ड कर देता है। जैसा कि वायरस का नाम ही है, वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज्ड। यह हमारी जरूरी इंफॉर्मेशन को मतलब कि दबा देता है या छुपा देने का कार्य करता है। दिस इज द साइकिल ऑफ द वायरस। कैसे क्या क्या काम कर सकता है, व्हाट्स अ कंप्यूटर वायरस डू, कंप्यूटर वायरस क्या क्या करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको पॉइंट्स में बताया है। स्लो डाउन द कंप्यूटर नेटवर्क, स्लो डाउन द नेटवर्क की स्पीड को कम कर देगा। हाईजैक या कंप्यूटर को हाईजैक कर सकता है, जैसा कि अभी आपने कुछ दिनों पहले ही वानाक्राई सैमसंग वायरस का नाम सुना होगा अगर किसी ने, तो उसने बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन्स को लॉक कर दिया था और बिटकॉइंस में मनी की डिमांड कर रहा था। जब तक आप उसे पैसे नहीं पेड करेंगे तब तक वह आपके कंप्यूटर स्क्रीन्स को ओपन नहीं कर रहा था। उनका नाम था सैमसंग वानाक्राई के नाम से कुछ वायरस आए थे ड्यूरिंग 2019। आपने देखा होगा जनवरी टू मार्च के महीने में देख सकते हैं ये वायरस का अटैक बहुत ही तगड़े तरीके से हुआ था। ये कुछ नहीं करते थे, ये कुछ कंप्यूटर वायरस ऐसे थे जो या हैक कर लिया जाता था, जिनके माध्यम से आपकी कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक कर दिया जाता था। कुछ वानाक्राई सैमसंग वायरस ऐसे थे जो आपकी इसेंशियल इंफॉर्मेशंस को या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस को, क्रेडेंशियल्स को चोरी कर रहे थे। केवल वे क्रेडेंशियल्स चोरी कर रहे थे, जैसे कि आपके आईडी पासवर्ड को केवल चोरी कर रहे थे, जिससे वे आपकी रूट डायरेक्टरी पर हमला करके आपकी इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं और आपको वो पता भी नहीं चलेगा। स्टील कॉन्फिडेंशियल डेटा, आपका जो बहुत ही गुप्त डेटा है उसे वो मतलब कि स्टील कर सकते हैं या चोरी कर सकते हैं। डिलीट डेटा को डिलीट कर सकते हैं। डिस्प्ले मैसेज डिस्प्ले, जैसा मैंने आपको बताया
कि अभी वानाक्राई सैमसंग वायरस का जो अटैक हुआ था उसमें कुछ मिमिकाज वायरस भी थे जो कि कंप्यूटर स्क्रीन्स को लॉक कर दे रहे थे और बिटकॉइंस में पैसे मांग रहे थे। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी होती है जिसमें हम इंटरनेट मार्केट पर उनका उपयोग करते हैं। दूसरी बात, डिसेबल हार्डवेयर। कुछ हार्डवेयर सर्विसेज भी कार्य नहीं करती, जैसे कि हमारा जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो हमारा माउस काम करना बंद कर देता है, हमारा कीबोर्ड भी काम करना बंद कर देता है। उसके बाद आता है हमारा करप्ट डेटा, यह डेटा को भी करप्ट कर सकता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। वायरस कितने प्रकार के हैं? वायरस तो वैसे बहुत प्रकार के हैं, तो यहाँ पर हम कुछ बात करते हैं। टाइम बॉम्ब, लॉजिकल बॉम्ब, बूट सेक्टर वायरस, मैक्रोज वायरस, स्क्रिप्ट वायरस। स्क्रिप्ट वायरस सबसे पहले बात करते हैं। स्क्रिप्ट वायरस या सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, यहाँ पर कुछ और वायरस भी हैं। ईमेल वायरस, जैसा कि ईमेल के माध्यम से जनरेट होता है कि जो कोई बंदा किसी का सिस्टम कंप्यूटर में इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं और उस फाइल्स को वह बंदा मेल्स के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को सेंड करता है तो उस फाइल्स के साथ वह वायरस भी ट्रांसमिट हो जाता है। ट्रोजन हॉर्स वायरस, वॉर्म्स, पॉलीमॉर्फिक वायरस, मल्टी पार्टाइल वायरस, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, स्क्रिप्ट वायरस, डायरेक्टरी वायरस जो कि डायरेक्टरी पर डायरेक्ट हमला करते हैं आपकी, डायरेक्ट एक्शन वायरस, ओवरराइटिंग वायरस, किसी फाइल को ओवरराइट करते हैं, मेमोरी रेजिडेंट वायरस जो कि मेमोरी को खाते हैं, आपकी सीज करते हैं या आपकी मेमोरी रिड्यूस करते जाते हैं। माइक्रो वायरस एक्सेल और वर्ड पे यूज होते हैं जो बूट इन्फेक्टर वायरस। तो यहाँ पर हम आते हैं बूट सेक्टर वायरस पर। बूट सेक्टर वायरस इज अ टाइप्स ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ द फ्लॉपी डिस्क। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह हमारे मास्टर बूट रिकॉर्ड को क्या कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं हार्ड डिस्क की, जिससे हमारा कंप्यूटर बूट नहीं होता है। मास्टर बूट रिकॉर्ड फाइल को हार्ड डिस्क पे जो रखी होती है उसको करप्ट कर देते हैं। इनफैक्ट द बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क इन स्टीड ऑफ द एमबीआर इट टेंड्स टू क्रिएट अ बैड सेक्टर ऑफ द हार्ड ड्राइव। यह हमारी हार्ड ड्राइव में मैं आपको बताया था कि कुछ बैड सेक्टर या बहुत ही रद्दी फाइल्स का एक कलेक्शन क्रिएट कर देते हैं। द इंटायर सिस्टम बिकम्स स्लो। हमारा पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, स्लो या धीमा पड़ जाता है। जैसे कि एग्जांपल है सी ब्रेन स्टोक या डिस्क स्टोन या डिस्क किलर वायरस। बूट सेक्टर वायरस जो कि हमारे एमबीआर फाइल को या हमारे मास्टर बूट रिकॉर्ड फाइल को नष्ट कर देता, बूट सेक्टर वायरस कहलाता है। जो कि हमारे बूटिंग के प्रोसेस को अफेक्ट करे, वही वायरस क्या है, बूट सेक्टर वायरस कहलाता है। दूसरा वायरस स्क्रिप्ट वायरस। ऐसे वायरस जिनका जो स्क्रिप्टिंग के थ्रू, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का उपयोग करके हम जनरेट करते हैं, वे स्क्रिप्टिंग वायरस कहलाते हैं। जैसे कि वीबी स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, इन सब जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का उपयोग करके हम जो वायरस बनाते हैं वे स्क्रिप्टिंग वायरस कहलाते हैं या स्क्रिप्ट वायरस कहलाते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर लिखा है readloft.a एक स्क्रिप्टिंग वायरस है। आपने अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किसी ने नाम सुना होगा तो उसके दो एंड होते हैं। किसी भी वेबसाइट या किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के दो एंड होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड। फ्रंट एंड में हमारा जो भी हम चीज़ें देख रहे होते हैं, जैसे कि ये हम स्क्रीन देख पा रहे हैं तो इस पे जो भी चीज़ें लिखी हुई है दैट इज इसका जो स्कल्पचर है या डिजाइन है, ये सब चीज़ें हमारी होती हैं फ्रंट एंड। लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे जो प्रोसेस होती है, जो इसके लिए जो कोड लिखे गए हैं दैट इज कॉल्ड बैक एंड। हम आते हैं अगला मैक्रो वायरस। जैसा मैंने बताया था कि कुछ ऐसे वायरस होते हैं, माइक्रो वायरस एसोसिएट विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक वर्ड एंड एक्सेल। एमएस ऑफिस के साथ या एमएस वर्ड में जो भी एक्सेल में जो कुछ वायरस एसोसिएट हो जाते हैं जो हमारी एक्सेल या वर्ड की फाइल को करप्ट करते हैं, और जब हम इन फाइल को दूसरे के व्यक्ति के पास भेजते हैं तो उसके सिस्टम को भी करप्ट करने का कार्य करते हैं। व्हेन ओपनिंग, जब मैंने बताया था कि अगर ये फाइल कुछ करप्ट हो गई है तो उन फाइल को पूरी करप्ट ही कर देता है या उनको खुलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। व्हेन ओपनिंग द इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट मैक्रो वायरस इज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। जब हम इन इन्फेक्टेड फाइल्स को या डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं तो ये हमारी मेन मेमोरी में लोड होता है तथा इसे रखे हुए डेटा को यह डिस्ट्रॉय करने का कार्य करता है और यह हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। माइक्रो वायरस। प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरस। हम अपने कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचा सकते हैं? कंप्यूटर वायरस आर वेरी हार्मफुल टू कंप्यूटर सिस्टम। पहला पॉइंट, कंप्यूटर वायरस जो होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ही दुष्प्रभावकारी होते हैं। They can destroy data and information, so computer should be protected from virus। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को क्या करते हैं, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को ये
बहुत ही नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय डेटा, ये हमारे डेटा को नष्ट कर देते हैं या इन्फॉर्मेशन को नष्ट कर देते हैं। कंप्यूटर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वायरस, हमारे कंप्यूटर को इन वायरसेस से बचाना चाहिए। अब इसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फ्रॉम वेल नोन कंपनी, हमें बहुत ही अच्छी कंपनी का एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए। इन सब में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए जिससे कि हमें हमारी वायरस से आज़ादी मिल सके। डू द बैकअप्स ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम रेगुलर बेसिस, हमें अपने कंप्यूटर का जो बैकअप है रेगुलर बेसिस में या रोजाना तौर पे लेना चाहिए, जिससे कि हमारी फाइल्स जो हैं वो हमारी सुरक्षित रहें और अगर कभी हमला होता है तो उन फाइल्स का हम उपयोग कर पाएं भविष्य में। डू नॉट यूज द पायरेटेड सॉफ्टवेयर, कभी भी पायरेटेड का मीन्स होता है डुप्लीकेट या फ्री के सॉफ्टवेयर जिन्हें हम पैसा पे कर नहीं, जिनके लिए हम पैसा नहीं पे करते हैं और कुछ समय के लिए क्षणिक यूज के लिए हम उनका उपयोग करते हैं और ये कुछ समय के बाद वायरस जनरेट भी कर सकते हैं। बी केयरफुल फ्रॉम वाइल चेकिंग मेल हैविंग अटैच्ड डॉक्यूमेंट, मैंने जैसा कि आपको बताया कि कुछ मेल्स वायरस होते हैं, जो मेलिंग से रिलेटेड वायरस होते हैं, वो मेल के माध्यम से आते हैं। उनमें अटैच्ड फाइल या डॉक्यूमेंट को जब हम खोलते हैं तो वे हमारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन को चोरी करते हैं और रेप्लिकेट करते हैं अपने आप को तथा उस फाइल्स को करप्ट कर देते हैं। यहाँ पर कुछ एंटीवायरस के नाम हैं, जैसे कि आपने देख रहे होंगे एवीजी एंटीवायरस, जी डाटा, क्विक हील, नॉर्टन एंटीवायरस, बिट माइक्रोट्रेंड और अपने पैंडा सिक्योरिटी, बहुत सारे और उसके बाद आता है पीजीपी इंक्रिप्शंस के नाम सुने होंगे। कंक्लूजन, इसका परिणाम या उपसंहार क्या निकलता है? टेक अ प्रिकॉशंस मेजर, आपको बहुत ही कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको सुरक्षात्मक रवैया अपनाना होगा। सिंपली अवॉइड प्रोग्राम्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज से आने वाले प्रोग्राम्स को आपको पहचानना होगा और अवॉइड करना होगा या उन्हें नकारना होगा। ऑलवेज बैकअप योर डेटा, हमें अपने डेटा का रेगुलर बैकअप लेना होगा। ऑलवेज कीप्स ऑन फायरवॉल, हमारे अपने कंप्यूटर की फायरवॉल्स को हमेशा ऑन रखना पड़ेगा जिससे कि हमारा कोई भी मिस ऑपरेशंस ना कर पाए। डू नॉट प्लेस्ड इन्फेक्टेड एक्सटर्नल फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, कोई भी एक्सटर्नल या बाहरी पेन ड्राइव जो कि करप्टेड हो या उस पर कोई भी वायरस का अटैक हो, उन्हें हम अपने सिस्टम में नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है फायरवॉल एक ऐसी चीज होती है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथराइज्ड या किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को नेटवर्क में या हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करने से रोकती है। दैट इज कॉल्ड फायरवॉल, जो कि फायरवॉल एक फिल्टर या छन्नी की तरह कार्य करता है जो हमारे नेटवर्क में जिनके पास कुछ अथराइज्ड एक्सेस होते हैं उन्हीं को हमारे नेटवर्क में आने की अनुमति देता है तथा जिनके पास वे अथराइजेशंस नहीं होते हैं उनको हमारे नेटवर्क में आने की अनुमति नहीं देता है। So guys, I hope you have understand all the things that I have given to you in this class. So thanks a lot for this session that I have taken to you. So we will meet again for the next chapter, that is web, for World Wide Web, emailing and other topics we will present. Please like and share this video. Thank you so much.